गाइस, मैं हूं सारसन। मैं गुलजार है। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की ताकत से वेलकम। अगर आप दोनों चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की। वीडियो का टाइटल है ऑन ONGC मेक्स मेजर ऑयल एंड गैस डिस्कवरीज इन मुंबई ऑफशोर आई थिंक ब्लॉक। देखते हैं पहले वीडियो क्या है, फिर देते हैं रिएक्शन। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस देश के रिसोर्सेस। इंडिया के अंदर भी अलग अलग रिसोर्सेस हमारे देश की इकोनॉमी को और आगे ले जाने में हेल्प कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देता हूं। सऊदी अरेबिया का सबने नाम सुना है। जैसे ही सऊदी अरेबिया के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन हुआ, तेल के कुएं मिलने से रातों रात सऊदी अरेबिया की हालत बदल गई एंड इट इज अमंगस्ट वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज नाउ। इंडिया में भी अगर ऐसा ही कोई रिसोर्स मिलता है तो हमारी इकोनॉमिक पोजीशन को काफी इंप्रूवमेंट मिलेगी। अभी कल परसों में ही खबर आई थी कि राजस्थान के अंदर लिथियम रिजर्व्स मिले हैं। हालांकि GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि यह खबर झूठी है, बेसलेस है, और कोई लिथियम रिजर्व इतने बड़े लेवल पर राजस्थान में जो जो बोला जा रहा था ना, बंपर लेवल पर है। थोड़ा बहुत मिल सकता है बट इतने महा लेवल पर नहीं है जितना न्यूज में दिखाया जा रहा है। वो इंडियन मीडिया की आदत है थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाने की। बट हां, इस बारी ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो भारत सरकार की एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनके द्वारा एक रिलायबल इंफॉर्मेशन पास ऑन की गई है कि ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिले हैं मुंबई ऑफशोर यूनिट में। एंड दिस इज ए मोमेंटस अचीवमेंट, एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही महान अचीवमेंट है ONGC के द्वारा ये ऑयल फील्ड्स डिस्कवर करना। तो कहां मिले हैं? इंडिया के अरेबियन कोस्ट के पास, मुंबई के कोस्ट के पास, ऑफशोर फील्ड्स के अंदर। ऑफशोर और ऑनशोर फील्ड्स में ऑयल एक्सप्लोरेशन किया जाता है, ऑयल ढूंढा जाता है। अभी फिलहाल इसका डिटेल असेसमेंट चल रहा है। बहुत जल्दी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के साथ सारी जानकारी जारी की जाएगी। ONGC के डायरेक्टर सुषमा रावत जी के द्वारा कहा गया है कि ये इंडिया की डिपेंडेंसी दूसरे देशों से ऑयल और गैस के ऊपर जो इंपोर्ट होता है, जो हम सऊदी अरेबिया से करते हैं, अलग अलग देशों से करते हैं, इराक से करते हैं, वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब आत्मनिर्भर बनेगा भारत, वो भी ऑयल और नेचुरल गैस के एरिया के अंदर। दिस डिस्कवरी इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। और ऐसे ही हम अगर और भी ऑयल और गैस इंडिया में ही एक्सप्लोर करते हैं तो दूसरे देशों पे आत्मनिर्भरता हमारी कम होगी, रिलायंस कम होगी, और हमारे देश में ग्रोथ काफी हो सकेगी। अब इंडिया के अंदर कई सारे ऑयल प्रोडक्शन सेंटर है, चाहे वो राजस्थान के रेगिस्तान में हो, गुजरात के महसाना, अहमदाबाद, अंकलेश्वर के अंदर हो, कैम्बे, खंबात बेसिन के अंदर, मुंबई ऑफशोर यूनिट, कराईकल हमारे इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर, इसके अलावा ईस्टर्न ऑफशोर राजामुंद्री, उसके अलावा त्रिपुरा, असम, नुमालीगढ़ एंड बोकारो, यहाँ पर गैस मिलती है, ऑयल और गैस का प्रोडक्शन होता है। तो इंडिया में ये सारे एरियाज है जहां पर ऑयल एंड नेचुरल गैस नॉर्मली मिलती है। इन सारे जियोलॉजिकल एरियाज के अंदर नेचुरली ऑयल और गैस एक ही सीम से पाए जाते हैं, एक ही माइन से पाए जाते हैं। ऐसा नॉर्मली होता है कि जहां पर ऑयल जैसा हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है ना, तेल है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, वहां पर गैस भी होती है। और ये बनता कैसे है? मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों में जो फॉसिल्स के ऊपर, हम जैसे इंसान, हम जैसे जानवर, पेड़ पौधों के ऊपर हाई हीट एंड हाई प्रेशर बनने से इनका इस तरीके से हाइड्रोकार्बन में कन्वर्जन होता है। अब आजादी के बाद से भारत सरकार कई सारी पॉलिसीज लेकर आई है। हाइड्रोकार्बन में ऑयल गैस ऐसे अलग अलग केमिकल्स, अलग अलग आपके पार्ट्स आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली ऑयल और नेचुरल गैस आता है, और हाइड्रोकार्बन से जुड़ी हुई पॉलिसी सरकार की कई बार बदली है। लेटेस्ट पॉलिसी के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, जिसकी वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाई है। ऑयल और गैस एक्सप्लोर कर पाना, ढूंढ पाना मुंबई के अंदर पॉसिबल हो पाया है। और इसी तरीके से इंडिया अगर और जगहों पे जाके एक्सप्लोर करेगी तो इंडिया का ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन बढ़ेगा, दूसरे देशों से खरीदना नहीं पड़ेगा। बट यहां पर एक और व्यू पॉइंट समझो कि अब हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमने इनफैक्ट 2030 में जो मोदी जी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नाम की एक मीटिंग में गए थे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के तहत, जो हर साल होती है, जो यूके के अंदर ग्लासगो के अंदर मीटिंग हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने यह प्रॉमिस कर दिया कि इंडिया 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 2022 तक
हमें 175 गीगावाट करनी थी एंड 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। 150 गीगावाट की अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्ड हो गई है। तो हम फोकस शिफ्ट कर रहे हैं अपना ऑयल एंड नेचुरल गैस से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर। तो एक व्यू पॉइंट तो मेरा ये भी है कि हम जैसे जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस से दूर जा रहे हैं बाकी एरियाज की तरफ, तो ऐसी डिस्कवरीज बेमानी होती जा रही हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा कि अगर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है रिन्यूएबल एनर्जी से थ्रू, रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, अगर वो सस्ती हो जाती है तो मैं मानता हूं इंडियन इकोनॉमी को काफी फर्क पड़ेगा, काफी बेनिफिट मिलेगा। जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर बढ़ावा मिलता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी को, सोलर पैनल्स को बढ़ावा मिलता है, तो उससे हम अपनी बिजली की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तो एक व्यू पॉइंट ये भी कहता है दैट इट्स नॉट सच अ बिग डील। अभी तो बड़ा तब होगा जब हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी के सपने को पूरा कर पाएंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और उसके साथ साथ आपका न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देकर। ये एक चीज खुशखबरी के तौर पे इसलिए भी लीजिए, ओपेक प्लस, ओपेक कंट्रीज का नाम सुना है? ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सप्लोरिंग कंट्रीज, वो देश जो कि ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज मोस्टली। अब इन देशों ने कहा है कि हम ऑयल आउटपुट कट, मतलब जितना तेल निकाल रहे हैं ना तेल के कुएं से, वो कम कर देंगे। ओहो, तेल के कुएं से तेल का उत्पादन कम करोगे तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इंपैक्ट ये पड़ेगा कि वो महंगा होने लगेगा। जहां पर किसी चीज की सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा है। जिस चीज की महंगाई बढ़ने के चांसेस किस वजह से होते हैं? क्योंकि उसकी मांग ज्यादा है और उसकी आपूर्ति कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। जब ऑयल प्रोडक्शन कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतनी बढ़ नहीं रही है, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तो वहां से महंगा तेल खरीदते, इससे अच्छा अब इंडिया में ही हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। उसके अलावा रशिया से हमने बम्पर ऑयल परचेज किया है 2022 में, 10 गुना ज्यादा जितना नॉर्मली परचेज करते थे, वो भी डिस्काउंटेड कॉस्ट पे। बट अब ये भी शॉर्ट लिव्ड था। पता है क्या हो रहा है? अब रशिया इंडिया को जो ऑयल सप्लाई करता था वो धीरे धीरे मूव कर रहा है चाइना की ओर। देखिए, रशिया के साथ दिक्कत ये है, रशिया ना डॉलर में पेमेंट नहीं ले सकता, और हमारे पास रशिया की जो रूबल करेंसी है वो है नहीं पेमेंट देने के लिए। हमारे पास है खरा खरा 500, 1000, 500 और 2000 का गांधी जी वाला नोट। और जब हमारे पास ये करेंसी है, उस केस में हम तो रशिया को यही बोलेंगे कि आप हमसे पेमेंट लो तो इसमें लो, हम इसी में दे सकते हैं। रशिया कह रहा है आप हमें रुपए दे जा रहे हो, दे जा रहे हो, हमारे तिजोरियों में रुपए भरे पड़े हैं, हम क्या करेंगे आपसे रुपए खरीद के? हमें तो इतनी आपसे चीजें इंपोर्ट भी नहीं करनी होती इंडिया से, बल्कि रशिया ही है जो अलग अलग चीजें आपको एक्सपोर्ट करता है। हम आपको वेपन्स बेचते हैं, हम आपको तेल बेचते हैं। तो इंडिया तक अभी जो सस्ता तेल आ रहा था वो अब चाइना की तरफ जा रहा है, तो वहां से जो आता हुआ तेल था वो भी कम हो गया। उस सिचुएशन में ऐसे दो ऑयल के सीम्स मिलना, रिजर्व मिलना बहुत बड़ी बात है। इनका नाम रखा गया है, पहला है आपका मूंगा और दूसरा है आपका अमृत। ये थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए अमृत और मूंगा के नाम से बुलाया जा रहा है। ये ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत अब इसको एक्सप्लोर किया जाएगा, इसका फायदा लिया जाएगा। ये बहुत 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 पॉजिटिव चीज है, क्योंकि 80% हमारी जरूरतें ऑयल एंड नेचुरल गैस की बाहर से इंपोर्ट करके ही पूरी होती हैं। तो हमारा पैसा बचेगा। एक इकोनॉमिक्स में अकाउंट होता है जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत सिंपल अकाउंट है, हर देश को बनाना होता है, जिसमें साल भर में जो उसने बाहर से सामान इंडिया में खरीदा है जिसके बदले पैसे दिए हैं, और इंडिया से सामान जो बाहर बेचा है जिसके बदले पैसे कमाए हैं, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखा जाता है। मतलब इंडियंस के बीच में और फॉरेनर्स के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, पैसे का लेन देन हुआ है, उसका रिकॉर्ड। अब उसमें दो टाइप के अकाउंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब जो आपकी शॉर्ट टर्म जरूरतों से जुड़ा हुआ हो, एक होता है करंट अकाउंट। और दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट, जो आपकी लॉन्ग टर्म जरूरतों से जुड़ा हो, लॉन्ग टर्म जरूरतों से। अब जो करंट अकाउंट है उसके अंदर गुड्स, वस्तुओं का ट्रेड, जैसे पेन का ट्रेड, सर्विसेज, जो डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्राइमरी इनकम, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड उसका हिस्सा होता है, एंड फाइनली ट्रांसफर्स, मतलब गिफ्ट, डोनेशन और रेमिटेंस, जिसमें बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, ये सब करंट अकाउंट में आता है। करंट अकाउंट शॉर्ट टर्म के ट्रेड को, व्यापार को देखता है। अब इसी में जब हम शॉर्ट टर्म में एक साल के अंदर तेल खरीदते बेचते हैं, राइट, हम बाकी कंट्री से, जैसे चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, फार्मास्यूटिकल दवाइयां खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, बहुत कुछ खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो हमारे ऊपर ना बोझ ज्यादा पड़ रहा है। मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मतलब ज्यादा पैसा बाहर देना पड़ रहा है और बाहर से कमाई हो रही है कम। ये सस्टेनेबल है क्या? डू यू थिंक?
आप कमा कम रहे हो बाहर से और खर्च ज्यादा रहे हो। इज दिस इवन सस्टेनेबल? नो। और हमारी 80% ऑयल और गैस की जरूरतें ही ऐसी ही पूरी होती हैं कि बाहर से खरीद कर, क्योंकि इंडिया में इतना प्रोडक्शन होता नहीं है। पर अब इंडिया में अगर प्रोड्यूस किया जाएगा तो सस्ती कीमतों पे तेल अवेलेबल होगा। वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में $75 पर बैरल का बिक रहा है, और संभावना है, चांसेस है कि आने वाले टाइम में इससे ऑयल की कीमतें और गैस की कीमतें और कम होंगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो कीमतें फ्लक्चुएट कर रही हैं कई सारे जियोपॉलिटिकल रीजन, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से। तो इसमें चेंज आ जाएगा और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन में। तो इसलिए इट्स अ बिग अचीवमेंट। समझे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या था इसका? तो इंडिया अपने हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रही है। अलग अलग प्राइवेट कंपनीज को मौका दिया जाता है ऑयल एक्सप्लोरेशन का, कि वो अपनी टेक्नोलॉजी का, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑयल एक्सप्लोर करेंगे, जो कि हमारे देश के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और इंडिया की दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंसी कम करेगा। इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सरकारी कंपनी है, उसने इंडिया के अनटैप्ड पोटेंशियल को खोजने का पूरी तरह ठान रखा है। उन एरियाज के अंदर जहां पे रिसोर्सेस आज भी पूरी तरह हमने टैप नहीं करे हैं, यूटिलाइज नहीं करे, वहां पे भी सर्वेलेंस करते हैं। ये ना सोनार टेक्नोलॉजी, लिडार टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, रिसोर्स सैटेलाइट, कार्टोसैट, अलग अलग सैटेलाइट्स का यूज करते हैं, ये देखने के लिए कि किसी तेल के कुएं में कितना तेल है, सब्सटैंशियल अमाउंट है या नहीं है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इंडिया के अनटैप्ड पोटेंशियल को हम रियलाइज कर सके। सो वी आर प्राउड ऑफ आर ओएनजीसी। और धीरे धीरे ऐसे ही ओएनजीसी ओएएलपी, जो ओपन ओपन लाइसेंसिंग पॉलिसी है, ओपन एक्रिएट लाइसेंसिंग पॉलिसी, के तहत बढ़ावा दे रहा है। तो अब बॉम्बे हाई, जो मुंबई हाई फील्ड्स कहा जाता है, जो ओएनजीसी की सबसे पुरानी तेल के फील्ड्स में से एक है, जो 1974 से लगभग 50 साल से चल रहा है अरेबियन सी के अंदर, इससे हम ज्यादा से ज्यादा ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस करके अपने देश की जरूरतों को पूरा करेंगे। इस बात को याद रखिएगा, जिससे हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। भारत सरकार ने अब तक एक नई पॉलिसी को शुरुआत दे चुकी है। भारत सरकार एक नई पॉलिसी को शुरू कर चुकी है। 2016 में भारत सरकार हेल्प नाम की पॉलिसी लेकर आई, पुरानी पॉलिसी नेल्प को पीछे छोड़कर। हेल्प इज द लेटेस्ट पॉलिसी। अब हेल्प का मतलब है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल, डीजल, गैस, इनके एक्सप्लोरेशन का काम करते हैं। पहले से रूल्स आसान कर दिए हैं, टैक्स में छूट दी है। अब ये बोल दिया है कि जो कंपनी ऑयल और गैस का प्रोडक्शन करती है, मार्केट में किस रेट पे बेचेगी वो खुद डिसाइड करेगी, ताकि सरकार दुगना कर सके ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन को। 2016 में टारगेट रखा था 2022-23 तक का कि ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन डबल करना है, बट ये धीरे धीरे ही इंप्रूव होगा। अब आप क्या है, किसी भी कुएं में, तेल के कुएं से अगर ऑयल एक्सप्लोर कर रहे हो और वहां पे गैस निकलती है, पहले क्या होता था, अगर ऑयल एक्सप्लोर करने का लाइसेंस है तो सिर्फ ऑयल निकाल सकते हो, चाहे गैस वेस्ट हो रही हो, चाहे सारी हवा में उड़ जाए, आपको परमिशन नहीं थी कि गैस भी एक्सप्लोर कर सकते थे। ये कितना दकियानूसी कॉन्सेप्ट रहा होगा, कितना आर्केइक लॉ रहा होगा कि मैंने तेल की खुदाई करी, तेल निकला, साथ साथ गैस भी निकल गई, मैं गैस नहीं यूज कर सकता, वेस्ट हो जाए, मैं नहीं यूज कर पाऊंगा। बट अब एक लाइसेंस से आप गैस, ऑयल, कोल बेड, मीथेन सब यूज करो, प्रोडक्शन करो, देश की मदद करो। ठीक है ना? पहले अलग अलग लाइसेंसेस चाहिए होते थे और कॉस्ट भी फिर ज्यादा पड़ती थी, क्योंकि अलग अलग लाइसेंस का अलग अलग खर्चा उठाना पड़ेगा। अब क्या है कि सिंगल लाइसेंस में आप सब कुछ ले सकते हो, ये बेनिफिट है। यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग पॉलिसी आ गई है। हेल्प जो है वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम करता है। कुछ पैसा सरकार रखेगी रेवेन्यू का जो कमाया है तेल और गैस बेचकर, कुछ पैसा प्राइवेट कंपनी रखेगी। पहले था प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल, जहां पर ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनीज जो है, जो तेल निकालती थी, वहां पर प्रॉफिट शेयर करती थी, गोल्ड प्लेटिंग की जाती थी प्रॉफिट की, झूठे आंकड़े दिखाए जाते थे, जिस वजह से काफी डिले हो जाता था, डिस्प्यूट हो जाते थे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के बीच में, जो तेल एक्सप्लोर कर रहे हैं, जमीन से तेल निकाल रहे हैं। और अब ओपन एक्रिएट लाइसेंसिंग पॉलिसी रजीम की शुरुआत हुई है। एक ऐसा सिस्टम शुरू हुआ है, मान लीजिए मेरी अपनी कंपनी है, तेल के कुओं में जा जाकर मैं एक्सप्लोरेशन करता हूं कि यहां पे ऑयल है या नहीं है, और मुझे पता चला, सॉलिड बेट मिली कि यहां पर थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑयल है। मैंने कहा यहां पे मैं ऑयल एक्सप्लोरेशन करूंगा, सरकार के पास गया, गवर्नमेंट
मुझे दीजिए लाइसेंस, आई विल एक्सप्लोर ऑयल हेयर। गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, ऑयल एक्सप्लोरेशन करना है कर लीजिए। एक काम करते हैं, पहले बाकियों से पूछ लेते हैं कि आपने जितना कॉस्ट कोट करी है, कि जैसे 100 करोड़ में आप कह रहे हैं कि आप यहां पर तेल निकालेंगे, अब हम बाकियों से पूछ रहे कि कोई 100 करोड़ से कम में भी निकालने तैयार है। मान लो कोई पार्टी कहती है कि मैं 95 करोड़ में टेंडर पूरा करने के लिए तैयार हूं, ठेका लेने के लिए तैयार हूं, तो हम अपना नुकसान क्यों करें, हम 5 करोड़ वेस्ट क्यों करें, हम तो उनको देंगे। तो गवर्नमेंट कहती है कि प्राइवेट कंपनीज खुद से प्रपोजल लेकर आ सकती हैं। पहले गवर्नमेंट सिलेक्ट करती थी, अब प्राइवेट कंपनीज खुद से प्रपोजल लेकर आएंगी, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे देश के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन हो, जरूरतें पूरी हो हमारी। तो नेल्प की दकियानूसी पॉलिसीज को, जो आर्केइक हो गई थी, इंप्रूव करके अब हेल्प लाया गया है। और अब बेसिकली सरकार आपको मौका देगी एक्सप्लोरेशन का, जब बाकी सब रिफ्यूज कर देंगे कि वो नहीं एक्सप्लोर करना चाहते, तो आपको टेंडर मिल जाएगा। है ना अच्छी पॉलिसी? तो काफी सारे ऐसे फर्क है हेल्प और नेल्प के अंदर। आप ये भी देख सकते हैं, एक स्लाइड भी आपके लिए इंक्लूड करी है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, बॉटम पे आप देख भी रहे होगे, वसु कटारा स्टडी IQ, इस पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप जरूर से हमारे ये साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहां पे मैं जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं आप सबको। रिसोर्सेज का टॉपिक भी हमारे सब्जेक्ट में ही आता है, इकोनॉमिक्स में और ज्योग्राफी दोनों में ओवरलैप रखता है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी आपको हम यूपीएससी की करवाते हैं। बैच 4 बैच 5 इस टाइम पे लॉन्च हो चुके हैं यूपीएससी 2024 के। सिमिलरली हमारा 2024 और 2025 का, अगर आपका सपना 2024 का एग्जाम देना है और एग्जाम क्लियर करना है बाय लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट फैकल्टीज, आप स्टडी IQ पर वीडियोस देखिए हमारी यूट्यूब पर, आपको पता चलेगा टीचर्स एक्चुअली बहुत क्वालिटेटिव हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है, अच्छे से पढ़ाएंगे और आपका एग्जाम क्लियर करने का सपना पूरा होगा, जो कि हर टॉपर के द्वारा कहा जाता है जो हमसे पढ़ते हैं। आपके साथ भी हम पूरा हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत की गारंटी हमारी, और सक्सेस तुम्हें लानी है। तो आप हमारे साथ एडमिशन लेकर लाइव क्लासेस में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, इन सब में जुड़ सकते हो। मैं आपको बकायदा आंसर राइटिंग सिखाऊंगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। ये कोर्स 29,999 का अवेलेबल है अगर आप वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करते हैं। ज्यादा महंगा नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स मेंस की तैयारी का सोच रहे हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो जा रही है, बुक्स भी आपके घर पे आएंगे, 5-6 हज़ार की तो बुक्स की कॉस्ट हो गई। अलग से मार्केट में लेने जाओगे, इट विल कॉस्ट यू 5 to 6,000 रुपीज, 17 डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिलेटेड बुक्स, इट्स एक्सपेंसिव यू नो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अच्छा प्रीलिम्स जो क्लियर करता है उसको मेंस मेंटरशिप के लिए दिल्ली NCR में बुलाया जाएगा, वरना ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाएंगी, ताकि पूरी तरह ग्रूम कर सकें फॉर सक्सेस, फॉर श्योर शॉर्ट सक्सेस। NCERTs की तैयारी कर रहे हो तो अभी बिल्कुल शुरुआत करिए, तो 6 to 12 क्लास की NCERT भी हमारे लाइव बैच में जुड़ के आप कर सकते हो। 100 डेज का बैच है, 1499 रुपीज, 3-4 महीने का बैच है सिर्फ 1500 रुपए में। 6 to 12 क्लास की सारी NCERT कवर कराई जाएंगी, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सारी, ठीक है ना। तो इसका फायदा, वीडियो तो हो गई ख़त्म। तो आए दिन हम देख रहे हैं कि जो रिज़र्व मिल रहे हैं इंडिया से, तो जो राजस्थान में रिज़र्व मिले थे लिथियम के, तो ये तो भाई साहब ने कहा वो जो हमारा मीडिया है वो बढ़ चढ़ कर ये चीज वो मान रहा है, ये चीज हमें भी पता है। ये इंडियन में बहुत बेस्ट पॉइंट है कि भाई जो सच्चाई है कि जो नेगेटिव पॉइंट होता है, जिसमें भी जो सोशल मीडिया में तो चाहता है जैसे भी खबर आती है वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, वो उनकी मीडिया ने बताया भी है। तो भाई साहब ने बोला है इतना बड़ा रिजर्व नहीं है जितना मीडिया ने बताया, ये अच्छी बात है। जो अब ऑयल का रिजर्व निकला है मुंबई में, वो भी हकीकत है कि भाई वो बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, कि इंडिया भी रिसर्च कर रहा है अपने रिसोर्स को निकालने के लिए, वो रिसर्च कर रहा है। वो अच्छी बात है कि जो मुंबई के अंदर ये रिजर्व निकला है वो बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। तो ये हकीकत भी है कि भाई जो इंडिया है वो एक ग्रोइंग कंट्री है, और वो रिसर्च पे पैसा डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं ना। तो जो रशिया की तरफ से ऑयल ले रहे थे उसमें भी गिरावट आई है, वो चाइना की तरफ ज़्यादा उसका रुख मोड़ दिया उन्होंने। तो जो भारत है वो अमेरिका की तरफ भी है। अब पाकिस्तान रशिया क्या हो जाएगा, क्योंकि एक शिप आ रहा है जुलाई जून में, ये जुलाई में आ रहा है, पाकिस्तान में भी आ रहा है। पाकिस्तान के पास ना रुपया है ना डॉलर है, ये क्या देगा? तो ये दुआएं तो नहीं दे कर मैं थोड़ा बहुत ले लेंगे तो फिर बाद में सोचा नहीं, एक शिप आ रहा है पाकिस्तान की तरफ भी, सुना है कि कुछ शिप के पास कुछ होंगे, कुछ रिजर्व मिला है ना, कुछ 1 बिलियन के, कहाँ से चाइना से मिला है, कहाँ से मिला है वो डॉलर में पेमेंट वो ले नहीं सकते भाई।
तो कुछ पड़ा होगा, आई थिंक वो युआन में दे रहे हैं, जो चैनल करेंसी उसमें दे रहे हैं। कुछ ना कुछ तो छुपा के रखा होगा ना पाकिस्तान। पहले बात मैं करूँगा भाई की सच्चाई पर। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, जो उनके अंदर फॉल्ट होता है वो तस्लीम करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये चीज़ तस्लीम की है कि हमारे यहाँ भी रिज़र्व हैं, उसके क्या नाम है वो लिथियम के, लेकिन इतने बड़े नहीं जितने हमारा मीडिया बता रहा है। पहली बात में ये चीज़ तस्लीम की। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम, मोदी साहब ने कहा था कि हम 2030 तक 500 मेगावाट नहीं गीगावाट जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाएंगे। तो वो हम कन्वर्ट उस तरफ जा रहे हैं, और हम हो सकता है कि वो 2030 तक अचीव कर लें वो अपने जो गोल है। तो अगर 500 गीगावाट एनर्जी इंडिया की रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनती है, तो इसका मतलब है कि वो जो उनका डिपेंडेंस है इस पर ऑयल, क्रूड ऑयल पर, वो कम हो जाएगी। और जिस तरह से वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक, जरूरत भी है जो उसको इंडिया को, तो उसमें वो कामयाबी हो रहे हैं। वो ऑयल फ्री कंट्री, जो नितिन गडकरी साहब ने बोला था ना कि ऑयल फ्री कंट्री, नहीं ऑयल फ्री तो खैर इतनी जल्द नहीं हो ऑयल सकता। फ्री का ये मतलब है ना कि सारा जो है उसका जो है इस वक्त तो नहीं गुजार ऑयल भाई, पर हर चीज वो चल रही ये है ना, बात बिल्कुल कम गलत हो है कि 2030 तक इंडिया ऑयल फ्री कंट्री बन जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है भाई। ये तो नहीं है ना सारी ऑयल फ्री, हर चीज वो खत्म कर देंगे। जो सब कुछ ही ऑयल पर चलता था उसमें वो गिरावट तो आएगी ना। काम कर रहे हैं उसको उसको मतलब कि ना कोशिश कर रहे हैं कि हमारी डिपेंडेंस जो है मिडिल ईस्ट पर कम हो जाए और ऑयल हमें ना लेना पड़े। और इंडिया ने जो ऑयल लिया है रशिया से, वो रिफाइन करके बेच रहे हैं, उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना मुनाफा भी ले रहे हैं। तो ये होती है दिमाग की बात। दूसरी बात है उनके पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगर उनका काम कर रहे हैं तो वो उनके साइंटिस्ट, उनके इंजीनियर को क्रेडिट जाता है, जो इंडिया के इस शोबे में भी अपना। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, खिता एक ही है, पाकिस्तान और इंडिया का खिता ही एक है। आए दिन उस पर रिजर्व मिल रहे हैं। पाकिस्तान के पास इतना वो रिसर्च कर रहे हैं ना, रिसर्च यही है ना, वो रिसर्च सर्च कर रहे हैं। और हमारे इदारे क्या सर्च कर रहे हैं, किसकी बहन बेटी कहाँ बैठी है, उसको कहाँ सर्च प्रेशर करना है, कौन सा पॉलिटिशियन कहाँ छुपा उसको कहाँ सर्च करके ढूंढना है, कौन सा पॉलिटिशियन हमारे खिलाफ बोल दिया एंकर ने उसको कहाँ से उठाना है। इमरान रियाज का जिस तरह उठाए गए हैं, उसके बाद अपना वो उठाए गए हैं क्या नाम, और मकबूल जान उठाए गए हैं। हमारी हुकूमत तो, हमारे इदारे तो, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ये कर रही है इस चीज़ से कोई फुर्सत मिले तो कोई चीज़ वो सर्च करें। वो माई बहन की इज्जतों को रिसर्च करके कमाल कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है कि हमारी जो भी हुकूमत होती है वो देखती है भी हमने अब 5 साल कैसे पूरे करने हैं और अगले 5 साल कैसे आना है, इसमें पड़ी हुई है। कोई हमारे अच्छा भाई का पॉइंट ले लें, वो इस तरह डेवलपमेंट, इंडिया डेवलपमेंट पर बोलते नहीं तो क्या होता है, सांप सूंघ जाता है। मैं इंडिया की डेवलपमेंट पर ज़रूर बोलूँगा, और आपने पहले ही बात कर दी, मैं उस बात को अब इतना नहीं खींचूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने कोई ऐसी बात की तो नीचे बहुत प्यार भरे कमेंट्स आते हैं मुझे। तो ये इसके लिए बेहतर नहीं है, चैनल के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि फिर मेरी ज़बान से भी कुछ ना कुछ निकल जाता है। और ये शुरू से इनकी आदत है कि अगर इनके पास 1 रुपया तो ये शो 10 रुपये करेंगे। ये ऐसी बात है, हकीकत है। अच्छा, इस भाई ने यह कहा कि राजस्थान में जो रिज़र्व मिले हैं ना वो इतने बड़े नहीं। मैं इस बात पर भी कन्फर्मेशन करना चाहूँगा कि जो उनको जम्मू एंड कश्मीर में रिज़र्व मिले हैं, क्या वो वाकई इतने बड़े हैं जितने बड़े कहे गए हैं? मुझे नहीं लगता वो भी इतने बड़े होंगे। तो 2 बातें होंगी। तीसरी बात, उनका तेल का निकलना इसलिए नहीं ज़रूरी, इसलिए अहम नहीं है कि दुनिया में कहीं और पर नहीं है। उन्होंने ये चीज़ सर्च की है कि हमें आने वाले वक्तों में तेल की कमी हो सकती है, क्योंकि रशिया से अरब ममालिक ने कहा हम तेल थोड़ा निकाल कर बेचेंगे, क्योंकि वो महंगा बिकेगा जब डिमांड ज़्यादा होगी और तेल कम होगा। तो इन वजूहात को लेते हुए उन्होंने कहा कि हमारा जो ये तेल और गैस का जो चीज़ ज़खीरा निकला है ना, ये भाई जब आप नीयत के साफ होते हैं ना, तब आप पर कुदरत की देवी मेहरबान होती है। और इस तरह की देवी को लेकर इधर भी आ तो इधर भी तुम्हें बेशुमार मादनियात निकलेंगी। अगर इधर मेरे भाई किसी का ध्यान हो तो भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इधर तो हमारी घरों को चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल करने के अलावा हमें कोई और मामला है ही नहीं पाकिस्तान में। वही बात की है ना, ईरान भी हमारे खित्ते में है, पाकिस्तान भी उस खित्ते से है, इंडिया भी उस खित्ते से है। पाकिस्तान किस कंडीशन पर है? पाकिस्तान सियासत खेल रहा है और दूसरे मुल्क रिसर्च कर रहे हैं। आए दिन
इंडिया पे नए नए से रिजर्व मिल हमें भी करनी वही चाहिए। बात हम कर रहे हैं, हम वही बात कर और रहे हैं। दूसरी और क्या बात हो? ये है कि अगर कोई रिजर्व है मेरे भाई तो वो चोरी छुपे बेचे जाते हैं। सुबह को जो ये जागीरदाना सिस्टम है ना मेरे भाई, ये ऐसे ही नहीं कहते कि हमें अलहदा कर दो, हम ये मुल्क बनाएंगे, हम वो मुल्क बनाएंगे। ये चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं, साथ साथ जैसे दहशतगर्दी है, पाकिस्तान ये में चीज़ें क्या भी चलती हैं रिजर्व मेरे छुपाए भाई। जा रहे हैं, कुछ निकला भी है, कुछ ढूंढा भी गया है। आपका कोयला जितना आपके मुल्क में बिकता है, इतने इससे कई गुना ज़्यादा दूसरे ममालिक में बेचा जाता है। आपकी गैस जितनी आपके मुल्क में इस्तेमाल होती है, इससे कई बहुत ज़्यादा तादाद में चोरी छुपे मेरे भाई स्मगल की जाती है। आपका सोना जितना यहाँ मुल्क में इस्तेमाल होता है, उससे कहीं ज़्यादा बाहर इस्तेमाल होता हमारी है। गैस बेची जाती है, हम शापरों में डाल कर ले रहे हैं। बेचारे जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो बड़े जो पॉलीथीन के है ना, वो उनमें जब ये रिएक्शन सुनते हैं तो हंसते हैं, भाई हम कैसे गैस को बेच रहे वो हैं, हंसेंगे, वो स्मगल कैसे गैस हो जाती है? भाई बात ये है नहीं नहीं, मैं ये सवाल का जवाब मिलना चाहिए, आप गैस मुझे- कैसे स्मगल हो मुझे जाती है? एक बात बताओ, आपके जिस गाड़ी में गैस आता है, पेट्रोल पंपों पर आए, सीएनजी वो गैस जो आती है, या पेट्रोल जो आता है गैस पेट्रोल पंपों पर, वो किस लिहाज से आता है कि वो कहीं देखो, आवाज से CNG उड़कर आ होती है, जाता है? गैस के भी दो होते हैं ना, एक CNG हाँ, होती है, पाइप के थ्रू आती है वो तो। हाँ जी। तो जो होती है तो ये CNG गाड़ियाँ तो जो हम इधर बाहर आती की हैं, कंट्रियों मेरी से बात लेते हैं। सुनो, भाई मेरी तो बात मेरी बात तो सुनो। CNG की बात कर रहे हैं, वो हम रशिया से लेते हैं या किसी बाहर की कंट्रियों से लेते हैं, ये भी आपको इत्तला होना और चाहिए। जो आपकी गैस है वो आप कहाँ से लेते हैं, जो आपके घरों में इस्तेमाल होती है? वो भी हमें इधर से आती है, पाकिस्तान। पैम्प के जरिए आती है, पैप के वो जरिए चोरी आती है। छिपे नहीं अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पर पैप से यार आती किस है, तो बहस बाहर में वाला पड़ नहीं गए आती। आप? बात तो ये है कि हमें सर्च करना मैं ये चाहिए। बात करना चाहता हूँ जो असद भाई ने बोला है कि हमारी गैस कैसे स्मगल हो सकती है, वो मेरे बस दिमाग बोल में दिया, नहीं खैर हो बोल सकता नहीं है, दिया, ऐसी बातें वो निकल जाते हैं इसके निकल मुंह नहीं से। जाती। अच्छा। और ऐसी बातें होती हैं तो मैं कहता हूँ चलो जी, होती जो होंगी। मानने लायक आपके दिमाग में नहीं होती, लेकिन बाद में आप मानते भी हैं। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, नया टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।